अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन एंड क्लास के हमारे से स्टार्ट हैं। 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 2 चैप्टर हमारे रह गए। तो आज हम करेंगे नंबर 8 इंशाल्लाह कवर। तो में नंबर 9 है और फिर 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट होंगी। जो कमेंट सेक्शन में बार-बार कह रहे हैं कि 10th क्लास की सीरीज प्लीज़ स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस अपलोड होते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये नंबर 8 आज हमें करना है। चलिए देखते हैं ये क्या है। चलिए ये हैं शख्सी हिफ्ज़ान सेहत। शख्सी हिफ्ज़ान सेहत का क्या मतलब है? सेहत की हिफाजत, जो किसी भी शख्स की सेहत की हिफाजत। ठीक है, इसमें क्या है जल्दी से देख लेते हैं। इस्लामी माशरे की तरक्की के लिए सेहत को एक लाजमी अंसर की हैसियत हासिल है। अच्छा जी, कोई भी इस्लामी माशरा है उस वक्त तक वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि सेहत किसी भी चीज़ की किसी भी इंसान की ठीक ना हो। ये एक लाजमी हिस्सा है, ये सबको पता है। ठीक है, अच्छी तरीके से फ़र्ज हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों को पूरा कर सकता है। हकूकुल्लाह कहते हैं जो अल्लाह ताला के हकूक़ होते हैं, और हकूकुल इबाद होते हैं जो बंदों के हकूक़ होते हैं। अगर सेहत ठीक होगी तो इंसान हर काम कर सकेगा, ज़ाहिर सी बात है। अगर हर शख्स ये चाहता है कि वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहे, उसे अपने पूरे जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जिस्म के उन अज़ा की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जिनके लिए एहतियाती तदाबीर व अमल करके एक शख्स सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, जब किसी शख्स को चाहिए कि वो ठीक रहे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहे, तो उसको अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। ये सबको कॉमन सी बात है, सबको पता है। आगे है जिल्द की हिफाजत कैसे करनी है। हवा आती तादाद में से पहले जिल्द की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जो जिस्म की जिल्द होती है उसकी हिफाजत करने जिल्द की हिफाजत के लिए रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए ताकि जिल्द के मुसाम खुले रहें और मैल जाल में जरासीम परविश ना पा सकें। क्या है कि रोज़ाना गुस्ल करें गर्मियों में। ठीक है, मुसाम होते हैं, आपने ये बाजू के ऊपर आपका जो वाल है ना, मैं आपको दिखाते हैं। ये अच्छा ये है ना, ये देखें, इसको मैं क्लोज करके दिखा सकूँ। ये जहाँ से बाल निकल रहा है, ये जो पॉइंट है ये मुसाम है। ठीक है, जहाँ जिस पॉइंट से बाल बाहर निकलते हैं, ठीक है, इसको मुसाम बोला जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उनका ये मुसाम ठीक रहें और इसके अंदर जरासीम ना पड़ें, इसलिए आपको रोज़ाना नहाना चाहिए। गुस्ल करें, अच्छी किस्म का साबुन इस्तेमाल किया जाए, साबुन अच्छा होना चाहिए। गुस्ल करें, मौसम के लिहाज से पानी इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब मौसम के लिहाज से पानी इस्तेमाल करने का क्या मतलब है यहाँ पे? अब इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। मौसम के लिहाज से अगर सर्दियाँ हैं तो आप गर्म पानी यूज़ करें, अगर गर्मियाँ हैं तो आप ठंडा पानी यूज़ करें। ठीक है, अगर तौलिया अपना इस्तेमाल किया जाए, कभी भी ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि अक्सर घरों में क्या होता है, एक ही तौलिया होता है और हर जो भी नहाता है वो उसी तौलिए से अपना जिस्म साफ करता है। ये नहीं करनी चीज़ आपने। ये इससे क्या होता है, एक जरासीम दूसरे में मुंतकिल होने का खदशा होता है। तो इसलिए हर किसी को, हर फर्द को अपना अपना तौलिया सेपरेट रखना चाहिए। नहाने के बाद जिस्म को अच्छी तरह खुश्क किया जाए, मौसम के मुताबिक लिबास पहना जाए, यानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, आप जिल्द की हिफाजत किस तरह करनी है, उसके पॉइंट्स ये हैं। इनमें से आपने 5 याद रखने हैं ताकि अगर आपको शोर क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि जिल्द की हिफाजत कैसे की जाती है, तो आप वो 5 पॉइंट लिख सकें। ठीक है, आगे है बालों की हिफाजत। हाथों के तेलियों, तलों, पपोटों के अलावा जिस्म के हर हिस्से पर बाल उगते हैं। इन पपोटे क्या होते हैं? ये जो जिस्म का यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा है, इसको एक पपोटा कहा जाता है। ठीक है, उनके हाथों की हथेलियाँ होती हैं। ये हाथ है, ये जो दरमियान वाली चीज़ है, ठीक है, ये हथेली है, ये पपोटा है, और तले कहते हैं ये चीज़। ठीक है, इन चीज़ों पे, ये 3 चीज़ें जो उनके ऐसी हैं जिन पे बाल नहीं उगते। इनकी हिफाजत सफाई करना नहायत ज़रूरी है और ये अपने अंदाज से की जा सकती है। हर एक अपने अपने अंदाज से कर सकता है क्योंकि हर एक की जो स्किन होती है वो डिफरेंट होती है। सर के बालों को तो थाल में रखने के लिए रोज़ाना किसी अच्छे साबुन से धोया जाए। इस मसले के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल किया जाए। बालों में रोज़ाना कंघी की जाए, इससे बालों को मुनासिब खुराक मिलती रहती है। बाल छोटे रखे जाएं, इस तरह इन्हें सारना आसान हो जाता है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि बालों की केयर करने के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको आपने याद रखना है ताकि शोर का समय वो पूछें तो आपको पता हो। आगे हैं दांतों की हिफाजत। ये बहुत से आम से टॉपिक्स हैं जो कि मूल में हमारे आम दिन की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले हैं, तो ध्यान से सुने, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ना सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए बल्कि डेली लाइफ की रूटीन के लिए भी ज़रूरी है। तो केयर ऑफ टीथ, दांतों की हिफाजत किस तरह से की जाए। दांतों की सफाई हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत मुंह के अंदर ग़िज़ा को काट कर और पीस कर बरीक कर देते हैं ताकि ये काबिल हज़म हो जाए। काबिल हज़म क्या, अच्छे से उन्हें हम हज़म कर सकें, ठीक है। रात को सोते वक्त और सुबह उठकर मसवाक ब्रश से दांत साफ़ करने चाहिए। मसवाक या ब्रश से करने हैं आपने दांत साफ़, किसी दूसरे का मसवाक या ब्रश इस्तेमाल ना की जाए, अपना अपना होना चाहिए, सबका सेपरेट। दांतों से ग़िज़ा चबा चबा कर आहिस्ता खाई जाए। हर खाने के बाद कुली करना या दांत साफ़ करना ज़रूरी है, जिससे कुली क्यों रहती है, खाने खाने के बाद जो दांतों में हम जब खाना खाते हैं तो दांतों के अंदर छोटे छोटे दर्रे रह जाते हैं खुराक के, ठीक है। तो वो जब हम कुली भी कर लें, अगर सिर्फ दांत साफ़ नहीं भी करते, सिर्फ कुली भी कर लें, तो आप देखेंगे कि बहुत से छोटे छोटे ज़रात आपके मुंह से बाहर निकल जाएंगे। दांतों की वर्जिश घर से आड़ू, अमरूद, सेब, गन्ना वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, सिर्फ वर्जिश ब्रश से ही करने से नहीं होती, बल्कि ये जो कुछ फल भी हैं, इनको खाएंगे तो दांतों की वर्जिश होती है, ठीक है, जो सख्त होते हैं। अगर तुरश और मीठी चीज़ें खाने के बाद ज़रूर दांत साफ़ करें। तुरश कहते हैं खट्टी चीज़ों, खट्टी या मीठी चीज़ें अगर आपने खाई हैं तो उसके बाद दांत ज़रूर साफ़ करने चाहिए। ये दांतों की हिफाजत के टॉपिक्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये चैप्टर जितना ईजी है उतना इम्पोर्टेंट भी है, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। आगे है आंखों की हिफाजत। आंखों की हिफाजत, आंखों में बहुत नाजुक अज़ू हैं। अज़ू कहते हैं हिस्से को, हिस्सा है, ठीक है, यहाँ हिस्सा भी आप कर सकते हैं। आंखें बहुत नाजुक हिस्सा हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर इनकी हिफाजत न की जाए तो ये करीब नज़री, बईद नज़री, खलल बसारत, भेंगापन वगैरह के नुकसान पैदा होते हैं। अब ये क्या है, करीब नज़री क्या है कि करीब की नज़र ख़राब होना, बईद नज़री कहते हैं दूर की नज़र का ख़राब होना, खलल बसारत मतलब बसारत कहते हैं नज़र को, खलल उसके अंदर कमी पेशी होना, ठीक है, मतलब सही से नज़र ना आना, और भेंगापन ये मतलब टेढ़ी नज़रों से देखना, ठीक है। ये सारे नुकसान हो सकते हैं अगर हम आंखों की हिफाजत नहीं करते। आंख की हिफाजत तभी में कभी कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। आंख की हिफाजत के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है। ये आंखों की हिफाजत वाला और जिल्द की हिफाजत वाला, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत ज़्यादा या कम रोशनी में लिखा पढ़ा ना जाए। आंखों के गिरदो गवार से महफूज रखने के लिए और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारी करते हुए ऐनक ज़रूर इस्तेमाल की जाए। अगर आपको ऐनक नहीं भी लगी तो आप आर्टिफिशियल ऐनक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों की साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। लेट कर ना पढ़ा जाए, बैठ के पढ़ना चाहिए, लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। अमूमन स्टूडेंट जो हैं वो लेट कर भी पढ़ते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ग़िज़ा में फल और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए। सब्जियां लाजमी खाया करें। मोस्टली जो बच्चे हैं वो सब्जियां नहीं खाते। आंखों को ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर मरकूज़ ना रखा जाए। एक ही जगह पर मतलब ज़्यादा देर तक नज़र नहीं आपने लटकानी। मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। ऐसे ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए जिससे बिनाई बेहतर हो। बिनाई भी नज़र को ही कहते हैं, ठीक है। उनके ऐसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करें अपनी रूटीन में जिससे क्या है आपकी नज़र बेहतर हो। आगे देख लेते हैं नाक की हिफाजत। नाक सूंघने और सांस लेने के काम आती है। हज़म का शाद है। नाक में पानी डालना, इसे साफ रखना सेहत और तहारत दोनों एतबार से ज़रूरी है। अच्छा जी, नाक के बारे में हज़म का शाद क्या फरमान है ये आपने याद रखना है। ये शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सोते जागते सांसें नाक ही से लिया जाए, क्योंकि ऐसे करने से बाहर की हवा साफ होकर जिस्म का दर्जा हज़म करके फेफड़ों में जाती है। सिर्फ नाक से सांस लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हवा है वो साफ होकर अंदर बाहर जाती है, ठीक है। आमतौर पर मुंह हाथ धोते वक्त या गुस्सा करते वक्त नाक में पानी डालकर अच्छी तरह साफ करना चाहिए। गिद्धों गुबार वाली जगह पर जाने से परहेज़ किए जाए। ज़रूरी हो तो नाक को डांप लिया जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो या मट्टी हो वहाँ पे मास्क लगा लेते हैं हम, उसको डांपना ही कहते हैं। आगे है लिबास। लिबास किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये भी। हर वो शय चीज़ को ही कहते हैं, हर वो शय जिसकी मदद से इंसान अपना तन ढांप सकता है लिबास कहलाती है। तन क्या होता है, जिस्म, ठीक है, इसलिए आप जिस्म भी लिख सकते हैं। गैर मुहद्दब दौर में लोग जानों के खालों से, दरख्तों के पत्तों से, छालों से अपने जिस्म ढांपते थे। जूं जूं ज़माने ने तरक्की की, इल्म हुनर में इजाफा हुआ, साथ ही कपड़ा उनके सामने तैयार होने लगा और इसे बतौर लिबास इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए, पहले कपड़े जब नहीं होते थे तब क्या करते थे लोग, दरख्तों के जो पत्ते होते थे और छालों से, छालें होती हैं दरख्त के नीचे बेसिकली, ठीक है, उनके साथ अपना जिस्म के ऊपर उनको अपने लपेट लेते थे, तब क्योंकि कपड़ा था नहीं। लिबास इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, मर्दों औरतों में पहचान के लिए अलहदा लिबास पहनना चाहिए। लिबास इंसान जिस्म को ढांप कर शर्म हया को बरकरार रखता है। लिबास बदलते मौसम के साथ महफूज रखता है, मौसमों का असर नहीं होता इससे। लिबास हर दौर के रहन सहन और वहाँ के माशरती माहौल की अक्कासी करता है। अक्कासी करना मतलब वहाँ के माहौल को जाहिर करता है, ठीक है।
नीज़ मजहब और जोग्राफियाई ज़रूरत को भी पूरा करता है। मौसम के हिसाब से हमारे मुल्क में 3 किस्म के लिबास पहने जाते हैं। तीनों इकसाम के लिबास में कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। हमें चाहिए कि इन खूबियों और खामियों को मंजर रखकर लिबास पहना जाए, इस्लाम के मुताबिक लिबास पहना जाए, ताकि कोई भी बुरी नज़र से आपको कम अज़ कम ना देख सके। आगे है ऊनी लिबास। सॉरी, चलने लगता है आपको सही नज़र आ रहा होगा, आई होप के। अच्छा जी, आगे है ऊनी लिबास। आमतौर पर लिबास सर्द इलाकों में इस्तेमाल होता है। हमारे मुल्क में ये लिबास ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल होता है। ऊनी लिबास क्या होता है? जो ऊन से बने हुए चीज़ें होती हैं, मोटा होता है जो लिबास। अलबत्ता बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में सारा साल इस्तेमाल होता है। ये लिबास जिस्म की हरारत को कम से कम ज़ाया होने देता है। क्या होता है? ये मोटा होता है, ऊन होती है। तो ये जो सर्द इलाके होते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ इसका कम इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी गर्माइश होती है जिस्म की, वो कम बाहर निकलती है और हमें सर्दी कम लगती है। चंद खूबियों के साथ साथ इस लिबास में खुद खामियां भी हैं। मतलब ये दूसरे लिबास के मुकाबले महंगा होता है, बिल्कुल ये महंगा होता है। इसकी धुलाई महंगी पड़ती है, इसको साफ करना भी मुश्किल होता है। दोनों से लिबास के तंग होने का खतरा रहता है। बिल्कुल ये क्या होता है, इस लिबास को जब धोया जाता है तो ये तंग भी हो जाता है। इस लिबास को बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। इसे मखसूस मौसम में ही पहना जा सकता है। मखसूस मौसम होता है ख़ास मौसम में, सिर्फ ज़्यादा सर्दी में ये पहना जा सकता है। ठीक है, आगे है रेशमी लिबास। खालिश रेशम के कीड़ों से हासिल होता है, जिन्हें शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। शहतूत के पत्तों पर जो रेशम के कीड़े हैं वो पाले जाते हैं और उनसे फिर रेशमी कपड़ा पहना जाता है। रेशमी लिबास वो होता है जो हम आमतौर पर शादियों में पहनते हैं। आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गोया ये नरम और नाजुक और नफीस होता है, आसानी से धोया जा सकता है, धोने पर सुकड़ता नहीं है। इस बात में बहुत जल्द शिकन पड़ जाते हैं। शिकन कहते हैं बल पड़ जाना। ठीक है, तो ये रेशमी लिबास हो गया। हमने ऊनी लिबास को भी जानना है, ऊनी लिबास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है खाल का लिबास। बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में जानकर खालने से बना लिबास इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है जिन इलाकों में, वहाँ पे जानवरों की जो खालें होती हैं उनसे बने हुए भी लिबास पहनते हैं। ये लिबास बहुत गर्म और नमीदार होता है, इसे मखसूस मौसम में ही पहन सकते हैं। ये सिर्फ कुछ लोग ही पहन सकते हैं, हम आम टीम में नहीं पहन सकते। ठीक है, आगे है नबाताती लिबास या सूती लिबास। सूती कपड़ा रुई से तैयार होता है। रुई आपने देखी होगी, ठीक है, जिसको कपास बोला जाता है। पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में बहुत से ममालिक रुई पैदा करते हैं और सूती कपड़ा बनाते हैं। पाकिस्तान में सूती कपड़े की सनत ने बहुत तरक्की की है और ये वजह है कि पाकिस्तान का सूती कपड़ा दुनिया भर में मशहूर है। पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान का सूती कपड़ा, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। ठीक है, और ये सूती लिबास या नबाताती लिबास एक ही चीज़ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर नबाताती लिबास पर वो नोट लिखना कहते हैं तो तब भी आपने यही लिखना है। अगर सूती लिबास पे नोट लिखने का बोलेंगे वो आपको, तो तब भी आपने यही पॉइंट लिखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके फ़ायदे हैं कि कपड़ा सस्ता और ज़्यादा पसीना होता है। ज़्यादा पसीना का मतलब होता है पसीने को जज़ब करने वाला, अपने अंदर जज़ब कर लेता है और आम आदमी भी खरीद सकता है। मतलब सस्ता होता है इसलिए हर आदमी गरीब अमीर इसको खरीद जाता है। ये बारीक और मोटा होता है, ये बारीक भी होता है, मोटा भी होता है, दोनों किस्म का मिल जाता है। ठीक है, इस तरह हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब नॉर्मल मौसम में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है और ज़्यादा गर्मी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है मसनूई रेशे से तैयारशुदा लिबास। सूती कपड़े के बाद बाजार में ये कपड़ा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पॉलिएस्टर किस्म का कपड़ा बाजार में आम दस्तयाब है। ये कपड़ा हवा को आर पार नहीं होने देता और बाद का जिसमें उबाल पैदा करता है, पसीने के समय जिसमें बदबू पैदा करता है। गर्मी के दिनों में ये कपड़ा गर्म और सर्दी में काफ़ी ठंडा देता है। ये कपड़ा पायदार होता है, पायदार के ज़्यादा देर ये गुजार सकता है, लेकिन इसका ये भी नुकसान है कि ये गर्मी को बाहर नहीं निकाल देता और जब पसीना आता है तो बदबू भी पैदा करता है। ठीक है, पॉलिएस्टर का कपड़ा जो होता है। आगे है लिबास का इंतखाब। लिबास का इंतखाब एक अहम मरहला है, इसलिए लिबास का इंतखाब का बहुत सी बात को नज़र रखना चाहिए। बच्चों के लिबास नरम कपड़े और खिलते रंगों के होने चाहिए, जबकि नौजवानों के कपड़े खुरदरे और तेज़ शौकदार रंगों के होने चाहिए। बच्चों के जो हैं वो आपने क्या करने हैं, कपड़े खिलते रंगों के लेने हैं। ठीक है, बूढ़े लोगों के लिबास हल्के रंग, सूती और ज़्यादा किस्म के कपड़े के हों, हरारत कम से कम ज़ाया होने दें ताकि उनको सर्दी ना लगे। ठीक है, क्योंकि उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है जब बूढ़े हो जाते हैं लोग। सर्दियों में गर्म लिबास पहना जाए। जूते तंग और नोकदार इस्तेमाल ना किया जाए, इससे पाँव की हड्डियों पर असर पड़ सकता है, चाल भी ख़राब हो सकती है। इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि जूते जो हैं हम बड़े शौक़ से ले तो लेते हैं कि आगे से अब इस तरह से चल रहे हैं, लेकिन अपने पाँव के हिसाब से लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तंग ना लें ताकि हड्डियों पर इनका असर ना पड़े और बाद में आपको पछताना ना पड़े। अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। यूनिट नंबर 8 कल को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे और फिर हमारी जो क्लास 9 की सीरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ 1 चैप्टर रह गया है, तो जल्दी से
इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।